हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 50 डेज़ बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्लानर सीरीज़ के इस 18th वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल और डीजल यानी करंट अफेयर के एक क्वेश्चन को, जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और उसके कारण और उसके ऑल्टरनेटिव पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे जुड़ने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके उससे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में पर्सनली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। पेट्रोल और डीजल की सदा बढ़ती मांगों के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार वृद्धि जो है वो देखनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है। इसके लिए किन किन कारण, जो कौन कौन से कारण हैं वो उत्तरदायी हैं और उन कारणों का हमें विश्लेषण करना है। साथ ही बार बार होने वाले इस तरह की वृद्धि पर काबू पाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि प्रश्न को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है कि पहला ये है कि किन कारणों से, ठीक है, किन कारणों से जो पेट्रोल और डीजल के भाव जो है वो बढ़ते हैं उनका विश्लेषण करिए, और उसके बाद उनका ऑल्टरनेटिव यानी उनका विकल्प, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है वो किस तरह से इसका विकल्प बन सकता है, इस पर हमें विवेचना करनी है। तो हम सीधे प्रमुख कारण की ओर बढ़ेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो बार बार बढ़ाव होता है उसके कौन से प्रमुख कारण हैं। तो सबसे पहला प्रमुख कारण है कच्चे तेल की कीमत, यानी कि जो क्रूड ऑयल है, जो ब्रंट क्रूड ऑयल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग देशों, तेल उत्पादक देशों से जो तेल आता है उसकी कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स के कारण घटाव या बढ़ाव होता है, जिसके कारण भारत को भी खरीदने या बेचने में या उसकी खरीदी में अलग अलग रेट, अलग अलग दरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी वृद्धि में घटाव या बढ़ाव, खास करके जब इंटरनेशनल डिमांड, अंतर्राष्ट्रीय डिमांड बढ़ जाती है तो कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि उसकी जो घरेलू मांग के हिसाब से हम उसको कैटर नहीं कर पाते हैं और पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती है। कब? जब कच्चे तेल की कीमत जो है वो वृद्धि होती है। और हमने भी ये भी है कि हमारे पास जो कुल हमारी उत्पाद है, कुल हमारा जो यूजेस है, उसका हम 84% के आसपास जो है वो बाहर से मंगाते हैं, जिस वजह से हम पूर्ण रूप से बाहरी देशों पर तेल के लिए निर्भर हैं। और थोड़ा भी बहुत अगर बाहरी के देश में कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो भारत में इसका एक प्रबल प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी, मांग आपूर्ति, जिसे कहते हैं कि इनकम डेफिसिट वाला जो बात होती है कि कुल संख्या जो है, भारत में सबसे बड़ा 3rd लार्जेस्ट सड़क नेटवर्क है हम लोग, और इसीलिए सड़क आपूर्ति की वजह से जो हमारे पास वाहन की संख्या जो है, हाल ही में 2017 के आसपास जो गणना की गई तो उसमें 253 मिलियन के आसपास, और जिसकी वजह से इसकी मांग जो है वो अत्यधिक बढ़ती है। और हम एक विकासशील देश है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेसिव कर रही है, तो खास करके बढ़ती हुई एमएसई, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग दर, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी एनर्जी, फ्यूल, पेट्रोल, और क्योंकि बढ़ते हुए वाहनों की संख्या, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो मांग जो है वो अत्यधिक है आपूर्ति से ज़्यादा, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें, इसकी प्राइस में, इसकी कीमतों में बढ़ावा वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है रुपया और विनिमय का डॉलर, यानी कि जो डॉलर और रुपी करेंसी एक्सचेंज होती है, क्योंकि डॉलर के हिसाब से रुपए की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, और उसी घटने और बढ़ने के क्रम में पेट्रोल के दामों में भी वृद्धि होती है। जिस भाव से हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जिस भाव से, जिस रेट से कच्चा तेल खरीदते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है, और जब रुपया गिरता है तो भाव हमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है। और ऐसी नीति के लिए हमने ईरान से एक समझौता किया था, जहां ये बात हुई थी कि रुपए में, यानी भारतीय अपनी करेंसी में, अपनी मुद्रा में ईरान से तेल खरीदेगा और ईरान भी भारतीय मुद्रा को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अमेरिका के द्वारा ईरान पर सेक्शन लगा देने के बाद वो जो तेल डील हम ईरान से लगभग 0 पर ले आ गए, और हमने बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ से सहा है। और इसी वजह से एक डील बनाने की कोशिश सऊदी अरेबिया के साथ भी चल रही है, सऊदी अरेबिया हो या इराक हो, कि रुपए जो करेंसी एक्सचेंज है वो रुपये में हो, ताकि हम इजीली, हमारा जो कन्वर्टिबिलिटी दर है, रुपया और डॉलर के विनिमय दर के कारण जो प्राइस में घटाव और बढ़ाव होता है वो हमें देखने ना मिले। दूसरा है केंद्रीय और राज्य कर, ये सबसे एक प्रमुख कारण है, क्योंकि आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य कर को मिला लिया जाए तो कम से कम जितने कर
पेट्रोल और डीजल पर लगते हैं लगभग 57% यानी कि 57 से लेकर 63% तक जो कर है वो केंद्र और राज्य सरकारों का कर मिलाकर पेट्रोल पर लगता है। तो अगर पेट्रोल की असली कीमत अगर आप देखेंगे कि 100 रुपये है तो उस 100 रुपये में से 57 से लेके 63 रुपये तक तो केवल राज्य और केंद्र सरकार का कर है। तो उसकी असल कीमत जो है वो लगभग 40-45 रुपये के आसपास ही होती है। लेकिन क्योंकि कर इतना ज़्यादा हमें देना पड़ता है, इससे उसकी महंगाई बढ़ जाती है। सरकार का इसके पीछे यह तर्क रहता है कि जब हम उज्ज्वला योजना चला रहे हैं या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना चला रहे हैं, फ्री में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के पैसे आएंगे कहाँ से? तो इसी टैक्स से हम पैसे ले रहे हैं। तेल उत्पादक देशों की द्वारा जो गुटबंदी ओपेक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री वो जानबूझकर भी प्रोडक्शन जो है वो कम रखते हैं ताकि डिमांड बढ़े और डिमांड बढ़ने की वजह से उनका रेट बढ़े और उनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। इस तरह की वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती रहती है जो रशिया उसमें बार बार उसको वेस्टर्न वर्ल्ड को परेशान करने के लिए OPEC+1 ने OPEC और रशिया जो है अपनी मनमानी चलाते हैं। गतिशील कीमत और निर्धारण जो उसकी प्रणाली है, डायनामिक प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर जो है, जो कि 2010 में पेट्रोल के लिए किया गया और फिर 2014 में डीजल के लिए किया गया, कि उसका जो है केवल बाज़ार के पास वो नियंत्रण दे दिया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी रखेंगी। पहले इसे सरकार खासकर कि पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता था, लेकिन उसे हटाकर डायनामिक केवल प्राइवेट मार्केट को दे दिया गया है कि आप जितने में लें उतने में बेचें। सरकार का इससे कोई विशेष रोल नहीं रहेगा तब तक कि जब तक कि अत्यधिक और अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमारा जो आयात की टोकरी है बहुत छोटी है। देखिए कि हम भारत में जो अपनी ज़रूरतों का केवल 84% के आसपास तो हम बाहर से मंगाते हैं, तो हमारे पास जो इंटरनल अपना खुद का रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है और उसका 2/3 भाग जो है वो मध्य पूर्व क्षेत्र से आता है, जिसमें सऊदी अरेबिया हो वो जो है उसकी अति आपूर्ति करता है। तो इसी वजह से हमारी जो आयात टोकरी है वो बहुत ही लिमिटेड है और कहीं ना कहीं हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, जो मोबिलिटी चार्ज उच्च संभार लागत यानी कि जो भाड़ा है, अब मोस्टली आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट और अरेबियन कंट्री से हम तेल लाते हैं, वो भारत के पश्चिमी वेस्टर्न कोस्ट पर आती हैं। तो उस कोस्ट से अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा संभार के लिए लागत लगती है और इसी वजह से अलग अलग राज्यों में देखेंगे, खासकर कि विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग लगते हैं बिकॉज ऑफ द उस उच्च संभार लागत की वजह से। वैकल्पिक स्रोत हमारे पास अब क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे वैकल्पिक स्रोत चल रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जा सकता है, पेट्रोल और डीजल में 20-25% इथेनॉल मिलाया जा सकता है। किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी वाले व्हीकल, लिथियम आयन, हाइड्रोजन सेल, इवन सम जगह पे न्यूक्लियर सेल की बात भी चल रही है, तो इस तरह से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल वाहन व्हीकल्स का उपयोग किया जा सकता है, जो 2030 तक ये हमने लक्ष्य बनाया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है कि 2030 तक जो सारे वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे और ख़ासकर कि इस पर बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। और इसमें वैज्ञानिकों को ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए विकास के माध्यम से जो है वर्क एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की काम हो रही है। स्मार्ट प्रबंधन, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल अलग अलग जगह पे आते हैं, उसका मोबिलिटी होती है, किस तरह से इस तरह का उसका मोबिलिटी इस तरह से प्रबंधन किया जाए कि उसका जो कम से कम नुकसान हो और सुगम तरीके से जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ उसकी मंजिल है वहाँ पहुँच सके और जो उसमें जो खर्च होती हैं अलग से वो खर्च ना आए। एथेनॉल को मिलाया जा सकता है, 20 से 25% एथेनॉल मिलाने के बाद ये देखा गया है कि जो एफिशिएंसी है उस फ्यूल की कार्य क्षमता जो है वो अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है और फ्यूल का जो उपयोग है, कंजम्पशन है, वो कम हो जाता है, जो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से हमें मदद पहुंचाता है। और अन्य अनुसंधान और विकास पर निवेश करने की अत्यधिक आवश्यकता है कि किस तरह से सोलर पैनल हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, इवन सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर को यूज़ करके, रेयर अर्थ मटेरियल को यूज़ करके भी फ्यूलिंग की जा सकती है। तो इन सब पर रिसर्च और डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास की करने की आवश्यकता है और जब तक हम इस पर अनुसंधान और विकास नहीं करेंगे इसका वैकल्प हम नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब भारत को विज्ञान और टेक्नोलॉजी, खासकर कि अगर हम इसरो में ये चीज़ कर सकते हैं, फ्यूल को सस्ता बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के आराम से, जो हमारा ऑलमोस्ट कंजम्पशन का देखेंगे तो 40 से 50% हिस्सा केवल और केवल ट्रैफिक और फ्रेट कॉरिडोर में ही जाता है, तो क्यों नहीं हम उसे कम कर सकते हैं। ये आपका एक कंक्लूजन होना चाहिए। अब देखते हैं इसका अंग्रेज़ी वर्जन।
With the ever rising demand of petrol and diesel, India is facing a frequent rise in their prices. So we have to analyze the reason behind the frequent rise in the prices. Also, we need to discuss about the role of science and technology to overcome such frequent rise. That is, the question has been trifurcated, and the three important parts. First, we have to give a context of the continuous rise and fall in the price of the petrol and diesel. That is the erratic nature of the prices of petrol and diesel in the national and the international market. Second, what are the factors that is leading to the rise or the change or the fluctuation in the price of especially petrol and diesel? And third, how science and technology can be proving or can be taken as an alternative of the fuel, rather conventional fuels, so that this fluctuation can be managed and our flow of the national currency or the national foreign exchange of the foreign exchange can be maintained easily. So we will start with the basic, giving the recent example that recently there has been continuous rise or there is a continuous fluctuation in the prices of petrol and diesel due to many reasons, and we will discuss what are the reasons. The very first reason is the cost of the crude oil. So whenever the international price of the crude oil per barrel increases, there is bound to increase in the price in the Indian markets, and that leads to the fluctuation in the prices. Another is the demand supply issue. Almost we in the year 2017 we are having almost 253 million vehicles, and that is also further going to increase, and we are the third largest road network in the world, and with such amount of demand our supply is never gonna meet those respects, and that is why due to the mismatch between demand and supply there is a sudden increase, or there is a difference increase in the prices of the fuel, especially petrol and diesel. Now one of the most important factor is rupee and the dollar exchange. Now whenever the rupees disintegrates in front of dollar, dissipates in front of dollar, the price of rupee or the value of rupee gets down, and that is why when we are purchasing some oil from the Middle East or other countries, we have to pay it in dollar, and that leads to the further loss of the foreign exchange, as well as it becomes costly. And whenever the price increases at the wholesale level, it certainly passes to the retailer level, and there is an increase in the price of petrol and diesel and other crude oil forces. Higher concentral in states taxes, almost if we can see and analyze, near about 63%, 57 to 63% the total combined tax of state, of central excise, of the VAT, or etc. So out of, if a price of petrol is 100 rupees per liter, 57 to 63 rupees directly goes as a tax. So the actual amount or actual price of petrol or diesel will be 45 rupees per liter, but what is happening, it is gaining up to 100 rupees per liter because of the various tax by the states and the central governments inherited inside it. And the reason given by the state and the central governments is that when we are spending a lot of money in the PM Kisan Yojana or even Ujjwala Yojana or Jan Arogya Yojana and vaccination program and etc., so from where do we are getting those money? So that is why we have to keep higher taxes so that we can maintain our revenue and we can lower down the fiscal deficit in our budget. Now centralization of the oil pricing countries, that is the OPEC countries. OPEC countries basically work for downing the production so that there will be an increase in demand, and when there will increase in demand they can rise the prices and they can get maximum benefit. That is why there has never been an overturn or extent or more extent of production. Whenever the economy is in shatters, what the OPEC plus Russia do is, organizations of the petrol exporting countries plus Russia actually downgrades the production, which leads to the higher demand, and then they are being maximized their profit regions. Similarly, dynamic pricing mechanism, which was initially launched for 2010 for petrol, then in 2014 it was began for the diesel. What happens is here the price of this crude oil forces or the fossil fuel forces are being maintained or decided by the local body, that is the local private market body. None of the government body will interfere unless until the prices are rising extremely high unprecedentedly, and then unless there will be a market led force which will decide, because based on the price which is being purchased. Second is the narrow import basket. We are actually having our total 84% of the total import is like we are depending on it. So we are completely depending upon for the fuel almost 80%
84% of the fuel we are dependent and completely dependent from the outside world, be it Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, Russia, even for the sake USA. We are completely dependent on these countries for fossil fuel, especially those petroleum and diesel. We had other fuels like coal and the thermal plant projects, but these are very costly and inefficient. So most of the crude oil price are actually brought from the international market, and since the basket is very narrow, what happens is we are compulsorily have to buy the products or the fuels at any rate whichever they are selling, because of the running, because in order to run the economy, run the big giant of the economy. High logistic cost, definitely most of these oil exporting countries are on the west side of the India, and they reach the western coasts, and then from these western coasts it is being transported to different areas in India, and that leads to a higher logistic cost, which further increases the price of the petrol or diesel at the different stations. That is why we will see different states have different rates of petrol and diesel. Yes, there is also another reason for the different kind of tax that state government, especially VAT, applies, or the central government applies the central excise tax. But based on a difference of the tax rate, there is also one prominent figure, and that figure is the logistic area and development. Now we'll talk about alternative sources. What are the alternative sources? Alternative sources, what we are seeing is hydrogen fuel or electronic vehicles, ethanol blending, other research and development, even for some case nuclear cells, lithium ion cells, and these are the important kind of alternative, a renewable source of energy, electric vehicle. So our electric vehicle policy 2030 talks about replacing complete all the vehicles by 2030 to electronic vehicles. That is a major humongous target that is taken by Mr. Nitin Gadkari. Energy efficiency and scientific development, we need to get maximum use of whatever fuel we are using in order, but at the same time the pollution or the polluted emission should be very less. So what we should do is we have to increase the energy efficiency of these projects so that we can achieve a better scientific development. Smart management of the supply chain, as logistic costs in the major states the price petrol diesel. What will help is if we include a technology that will lead a minimum wastage and a complete transfer of oil from one region to another region, be it in the case of infrastructure, technology and mobility. Once a price isn't paid, then it will be a continuous assurance for near about 20 to 25 years. Ethanol blending, so we can use 20% to 5% ethanol blending. So 20% ethanol blending with 5% petrol, it gives a biodiesel or biopetrol that is actually very good and very effective with high calorific value and result more efficiency. We need to do more investment on the research and development of any other products like solar panel projects, even charge battery products, and with minimum pollution at maximum energy and less dependency on the external fuels, so that our current account deficit will be maintained, as well as balance of payment should also be maintained, and we will not have to spend our hard earned foreign exchange, especially for purchasing the oil for the human consumption or for the consumption of the local people, not for the industrial level. And that is why we need to build our capacity in research and technology. If India can build a light fuel, if we can use ISRO's fuel, the cheapest to reach the moon, why cannot we use such kind of fuels so that our road transport will become cheaper as well as safer and pollution free. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, take care. Jai Hind.